Hello everyone, welcome back to RC Agrahi classes. आज हम रूल्स ऑफ वर्ब के फोर्थ पार्ट की चर्चा करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमें प्रोत्साहन देता है कि हम आप तक और भी अच्छी और यूजफुल वीडियोस बनाकर भेजते रहें। जी, तो हम पार्ट फोर्थ के फर्स्ट रूल की चर्चा कर रहे हैं कि व्हेन a sentence have assumption or impossible wish, जब सेंटेंस में कल्पना या इम्पॉसिबल विश का प्रयोग हुआ हो और पर्टिकुलर एज्यूम्शन या इम्पॉसिबल विश का प्रारंभ एज इफ या इफ से हो तो ऐसे क्लॉज में वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जब सेंटेंस में एज्यूम्शन अर्थात कल्पना या इम्पॉसिबल विश का प्रारंभ एज इफ या इफ से हो तो इफ या एज इफ वाले क्लॉज में वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वह ऐसे बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे कि, तो आप देख रहे हैं यहां पर दो क्लॉज हैं। एक है वह ऐसे बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखता है, और दूसरा है जैसे, जिसे आप मानो भी एजम्पशन करते मानो वह पागल हो, यह भी प्रेजेंट में दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एज इफ वाला क्लॉज भले ही प्रेजेंट में दिख रहा हो, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय एज इफ वाले क्लॉज में हमेशा वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन, ही टॉक्स as if he were mad। तो आपने देखा he talks as if he were mad। वह पागल है जो क्लॉज है, ये एज्यूम्शन है, केवल कल्पना है, वो पागल नहीं है। बट लोग कहते हैं, वो जैसे लोग बात बात पर हंसते हैं तो लोग कहते हैं क्या पागल जैसे हंसते रहते हो यार, इसका मतलब वो पागल नहीं है, हमने कल्पना किया। तो जब भी ऐसी काल्पनिक बातें की जाएंगी तो ऐसे क्लॉज में आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यदि देखिए ये सेंटेंस आपका सेकंड है, यहां पर दिया यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आप होता या आपकी जगह होता तो मैं यह कार्य कदापि नहीं करता। तो ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे आपकी जगह हो सकता था, ये महज कल्पना है। और जब
बातें काल्पनिक हों, बातें असंभव हों, तो आप इफ क्लॉज में वर का प्रयोग करते हैं। यही ये रूल कह रहा है। इफ आई वर यू, तो के लिए कॉमा करते हैं। इफ और व्हेन के बाद तो का सेंस देने के लिए देन का यूज नहीं करना चाहिए, देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। और याद रहे, अगर एक क्लॉज में वर का प्रयोग है तो दूसरे में जब कल्पना हो, कोई असंभव कार्य हो, तो इफ क्लॉज में वर का प्रयोग हो तो दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड नेवर डू दिस वर्क। तो आपने देखा, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं यह कार्य नहीं करता। हो गया इफ आई वर यू, आई वुड नेवर डू दिस वर्क। अब हमारा नेक्स्ट रूल है और आपको जानना चाहिए। हम नेक्स्ट रूल के तहत जानेंगे कि कुछ वर्ब्स जैसे लव, सी, हियर, बिलीव एक्सेट्रा वर्ब्स या फिर हैबिचुअल एक्शंस, इनका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। कुछ वर्ब्स जैसे लव, हाँ, जैसे लव, सी, हियर व बिलीव एक्सेट्रा एवं हैबिचुअल फैक्ट्स एवं हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स या हैबिचुअल एक्शन आप कर सकते हैं। फैक्ट्स या एक्शन चलेगा। का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम लविंग यू, और आप देख रहे हैं लव उन वर्ब्स में है जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा हम किसी अन्य टेंस में इसका यूज नहीं कर सकते जनरली। तो ये तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, हम लोग डू या डज का प्रयोग करते नहीं है सिंपल में। वर्ब में एस या इस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आई तो सिंगुलर में कैटेगराइज करते नहीं है, तो हो जाएगा केवल लव हो जाएगा, आई लव यू। ये सही हो गया। अब ये सही है, करेक्ट हो गया। आई लव यू, आई एम लविंग यू गलत। सेकेंड आप देख रहे हैं आई ऑफन हर्ड हिम क्राई। तो आप जानते हैं ये यहां पर हर्ड है, हियर का सेकंड फॉर्म है, और ये हियर भी उन वर्ब्स में है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए
आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, जिसके कारण आपको हियर से आपको सेकंड फॉर्म हटाना होगा, हो जाएगा हियर। आई ऑफन हियर हिम क्राई, मैं अक्सर उसे रोते हुए सुनती हूँ, चीखते चिल्लाते हुए सुनती हूँ। हाँ, ये विदुप स्मोक्ड, जैसे किसी की आदत है, वो धूम्रपान करता था तो उसकी आदत रही होगी। आदत को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाते हैं, यानी कि ये इनकरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए आपको यहां पर स्मोक्स करना होगा, और स्मोक्स इसलिए करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ईएस लगाते ही हैं। आपका नेक्स्ट रूल है जी, आपका नेक्स्ट रूल है, जब कोई सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से विद, टुगेदर विद, as well as, in addition to, and in addition to, तो आपने देखा कि जब कोई नाउन दूसरे नाउन से विद, टुगेदर विद, as well as, in addition to, like व besides, like व besides, एक्सेट्रा कनेक्टिव्स द्वारा जुड़े हों, तो याद रहे जो वर्ब होता है वो इन कनेक्टिव्स के पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। मैंने आपको बताया जब कोई नाउन विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, बिसाइड, इन कनेक्टिव्स के द्वारा दूसरे नाउन से जुड़ा हो, तो जो भी वर्ब अप्लाई होता है वो फर्स्ट नाउन के पूर्व होता है, यानी कि इन कनेक्टिव्स के पूर्व आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको मैं एग्जांपल के द्वारा भी समझा रहा हूं। एक नाउन इन कनेक्टिव्स के द्वारा दूसरे नाउन से जुड़ी है। यहां पर भी कमांडर टुगेदर विद के द्वारा सम सोल्जर दूसरे नाउन से जुड़ा है, और यहां पर ही बिसाइड्स के द्वारा इस यू से जुड़ा है। और मैंने आपको बताया कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक या बिसाइड्स इन कनेक्टिव से जुड़े हों, तो जो वर्ब यहां पर अप्लाई होता है, जो वर्ब अप्लाई होता है वो इन कनेक्टिव्स के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। तो सोचिए, क्योंकि एज वेल एज के पहले नाउन या प्रोनाउन जो आया उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो हैव की जगह हैज हो जाएगा, क्योंकि ऋतिक सिंगुलर है। आपने देखा कमांडर टुगेदर विद सम सोल्जर्स, कमांडर टुगेदर विद कनेक्टिव द्वारा सम सोल्जर से कनेक्टेड है। जो वर्ब यहां पर अप्लाई होगा वो इस कनेक्टिव के पहले आने वाले नाउन कमांडर के अकॉर्डिंग यूज होगा, इसलिए यहां पर भी वर नहीं बल्कि वाज का प्रयोग करना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहां ही बिसाइड्स के द्वारा यू से कनेक्टेड है, और जो वर्ब है यहां पर वो
बिसाइड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। ही आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही के अकॉर्डिंग लगेगा, तो उसमें आपको एस या ई एस अकॉर्डिंग टू नीड ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इनकरेक्ट सेंटेंस थे, इन्हें ऐसे करेक्ट किया गया। बस आपको ये याद रखना है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से विद, टुगेदर विद, लाइक, एज वेल एज, बिसाइड्स और इन एडिशन टू कनेक्टिव्स से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा इन कनेक्टिव्स के पहले आने वाले शब्दों अर्थात नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। अच्छा है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट रूल है, कीप इन योर माइंड व्हेन a noun connected with another noun by not only but also, not only but also, यानी कि जब एक नाउन या जब कोई एक सब्जेक्ट, सेम चीज है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है, तो जब कोई सब्जेक्ट या नाउन दूसरे नाउन के साथ नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, आप ये देख रहे हैं, इससे जुड़ा हो, तो जो वर्ब अप्लाई होता है वो इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो सिंपल है, जब कोई नाउन नॉट ओनली बट आल्सो कनेक्टिव्स के द्वारा दूसरे नाउन से जुड़ा हो, तो इसके बाद वर्ब लगेगा क्या, यह डिसाइड करता है इन कनेक्टिव्स के बाद वाला नाउन। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लैरिफाई करने का प्रयास कर रहा हूं। रुस्त नॉट ओनली बट आल्सो कनेक्टिव के माध्यम से हिज सोल्जर से कनेक्ट किया गया है। मैंने बताया जब कोई एक नाउन नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा किसी दूसरे नाउन से कनेक्टेड हो, तो उसके बाद जो वर्ब प्रयोग होता है वो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। चूंकि दूसरा नाउन प्लूरल है, तो यहां पर प्रयोग होने वाला वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यानी कि वाज के स्थान पर वर का प्रयोग होगा। आप देख रहे होंगे और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, नॉट ओनली रुस्तम बट आल्सो हिज सोल्जर्स वर रिवार्डेड। नेक्स्ट रूल है, जब दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु या विचार को बतलाएं, जब दो सब्जेक्ट्स या विचार को बतलाएं, अर्थात जब दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड हो, जब दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड हो, जब दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को बतलाते हैं, दिखाते हैं, अर्थात जब दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो इनके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब सिंगुलर नंबर में होता है।
आपको क्लैरिफाई करने के लिए लेता हूं कुछ एग्जांपल्स, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। फर्स्ट सेकंड, मैंने आपको बताया जब दो सब्जेक्ट, यहां पर एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, मैंने बताया जब दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को दिखलाएं तो इनके बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे इडली और सांभर, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। आपको क्लियर और समझ में आया इसलिए मैंने ये लिखा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब एक के बिना दूसरा बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो। सपोज दैट है तो खाने का आइटम इडली और सांभर, जब दोनों मिलता है तब व्यक्ति सेटिस्फाई हो सकते हैं। वन कैन सेटिस्फाई हिज belly with combination of both items, not only with only idli, not only with only सांभर। खाने के ये दोनों आइटम हैं, केवल आपको इडली दे दिया जाएगा तो आप अपने पेट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप अपनी भूख नहीं मिटा सकते, या केवल सांभर दे दिया जाएगा तो भी भूख नहीं मिटेगी जब तक दोनों ना हो। वही मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट एक ही चीज को बताए, ये दोनों एडिबल्स हैं, ये दोनों भोजन को, साउथ इंडियन डिशेस को दिखा रहे हैं, ये दोनों साउथ इंडियन डिशेस को दिखा रहे हैं, इंडियन डिश को दिखा रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का बहुत खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है। हम अकेले ना तो इडली खाकर पेट भर सकते हैं और ना ही अकेले सांभर खाकर पेट भर सकते हैं, तो दोनों पेट भरने के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ऐसी स्थिति पर जो प्रयोग होने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। अगर कोई कहना चाहता है इडली और सांभर मेरा फेवरेट भोजन है, तो यहां पर क्या करेंगे जी, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज लगेगा, माय फेवरेट फूड। अब देखिए यहां पर ड्राइवर एंड कार, यहां पर दो है वॉज या वर्ब रेडी। हम चार लोगों को कहीं जाना है, सपोज दैट कार से जाएंगे, क्या केवल कार आ जाएगी, हम चारों चले जाएंगे क्या? नहीं, ड्राइवर भी चाहिए, या ड्राइवर आ गया तो हम लोग चल देंगे क्या बिना कार के? नहीं। तो यानी कि हमें अपने डेस्टिनेशन पर जिन दो चार लोगों के साथ जाना है तो ये दोनों की जरूरत है ये दोनों सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन है, ड्राइवर है, कार है, और कहीं किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ना तो ड्राइवर के बिना कार चल सकता है और कार के बिना ड्राइवर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ड्राइवर के बिना कार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और जब कोई ऐसे दो सब्जेक्ट आते हैं, दो नाउन आते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो उनके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। आप समझ रहे होंगे, वाज होगा, वन नहीं, आपका नेक्स्ट रूल है। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करें, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को इंडिकेट करेंगी तो ऐसी स्थिति में उनके साथ वर्ब तो सिंगुलर होगा, लेकिन हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि ये दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को बता रही हैं? ऐसी स्थिति में केवल फर्स्ट नाउन के पूर्व ही आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करें तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग केवल और केवल फर्स्ट नाउन के पूर्व ही करते हैं। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल कि जब दो नाउन, एक नाउन ये है ओनर और एक मैनेजर है, और यहां पर एक राइटर है और एक टीचर है, ये दो नाउन है। और मैंने बताया है जब दो नाउन किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु
को इंडिकेट करेंगी तो ऐसी स्थिति में उनके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन हमें यह पता कैसे चलेगा कि ये दोनों नाउन किसी एक को इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं? तो मैंने बताया ऐसी स्थिति में जब दो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट कर रही होंगी तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल फर्स्ट नाउन के पूर्व ही आर्टिकल द का प्रयोग होता है, सेकंड के पूर्व नहीं। तो देखिए ये दो नाउन है एंड और शुरू में द आया है, यानी कि ये किसी एक ऐसे शख्स को दिखा रहे हैं जो एक है। मैंने बताया जब दो नाउन किसी एक व्यक्ति को दिखाए, एक वस्तु को दिखाए, तो केवल फर्स्ट नाउन के पूर्व ही आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ये ओनर है, मैनेजर है, शुरू में द लगा है, मतलब इन दोनों पदों पर एक व्यक्ति काम कर रहा है। और जब एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उनके साथ वर्ब लगता है सिंगुलर नंबर, यानी कि हो जाएगा हैज। यही स्थिति आप राइटर और टीचर में समझ रहे होंगे। यहां दो नाउन है, राइटर है और टीचर, दोनों के पहले आर्टिकल द लगा है। इसका मतलब शख्स एक है, जो लेखक भी है, जो शिक्षक भी है। उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें नवाजा गया, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप समझ रहे होंगे, वाजी होना है। तो यही रूल था कि जब दो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दिखाएंगे, ऐसी स्थिति पर केवल फर्स्ट नाउन के पूर्व ही आर्टिकल द का प्रयोग होता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी के नेक्स्ट रूल में मैं बता रहा हूं। लेकिन जब दो अलग अलग नाउन्स का संबंध दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं से होगा, जब दो अलग अलग नाउन्स का संबंध दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं से होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग हुआ होगा। अभी आप देख रहे हैं ओनर है, मैनेजर है, शुरू में द लगा है, मतलब आदमी एक दिखा रहा है, मतलब आदमी एक है जो फर्म का मालिक भी है, फर्म का मैनेजर भी है। लेकिन जब दो नाउन्स अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखाएंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों के पूर्व द लगेगा। सपोज दैट यहां पर दी ऑनर है और यहां पर द मैनेजर है, यानी कि आदमी दो हो गए। शख्स ऑनर है और एक शख्स मैनेजर है, यहां पर आदमी दो हो गए। और जब आदमी दो हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो सीधी सी बात है आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप कि जब दो नाउन अलग अलग व्यक्तियों का सेंस देंगे तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और जब दो नाउन्स आया है, दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, मतलब वो अलग अलग व्यक्ति का सेंस दे रहे हैं, वो प्लूरल हो जाएंगे और उनके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब प्लूरल होगा। राइटर और टीचर के पहले द लगा था, यानी कि मतलब व्यक्ति एक था जो राइटर भी थे और टीचर भी थे। अब मान लीजिए यहां पर भी द लगा है, यानी कि द राइटर एंड द टीचर दो लोग हो गए। मैंने बताया जब दो नाउन्स होंगे और दोनों का कनेक्शन अलग अलग व्यक्तियों से होगा तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, प्लूरल हो जाएंगे। जब प्लूरल हो जाएंगे तो उनके बाद प्रयोग होने वाला वर्ब प्लूरल होगा। अपेक्षा है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट रूल है, जब कलेक्टिव नाउन से वननेस अर्थात सामूहिक एकता, जब कलेक्टिव नाउन से वननेस का बोध हो अर्थात सामूहिक एकता का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप एग्जांपल देख रहे हैं, असेंबली कलेक्टिव नाउन है
और कलेक्टिव नाउन है। और जब कहा जाता है कि असेंबली ने अपना स्पीकर चुन लिया, तो माना यही जाता है ना कि वो स्पीकर पूरे असेंबली का है, पूरी असेंबली ने मिलकर चुना है, यही माना जाता है। मतलब पूरी असेंबली ने चुना है, मतलब पूरी असेंबली के बीच एकरूपता है, सामूहिक एकता का सेंस जाता है। तो मैंने यही रूल बताया जी कि जब किसी भी कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आवर क्लास हैज decided to help, कि हमारी क्लास ने डिसाइड किया है फ्लड विक्टिम्स की मदद करने के लिए, तो इस पर पूरी क्लास शामिल मानी जाएगी ना। जब पूरी क्लास शामिल मानी जाएगी तो क्लास में एकरूपता है, सामूहिक एकता है। और जब भी कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होगा तो उसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब कैसा होता है? वर्ब होता है सिंगुलर। हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होगा तो उसके साथ प्रयोग होने वाला सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर हो जाएगा हैज, और यहां पर भी आपका हैज ही होगा, क्योंकि यहां पर असेंबली ने अपना स्पीकर चुना है, तो वो स्पीकर पूरी असेंबली का है। स्पीकर के इलेक्शन में पूरी असेंबली ने भाग लिया है, यही माना जाएगा। सामूहिक एकता है असेंबली के बीच, तो जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी से रिलेटेड मैं दूसरा रूल आपको बता रहा हूं, याद रहे, जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध हो, सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होगा। नाउन गिव द सेंस ऑफ डिवाइडेशन। When collective noun give the sense of dividation, plural should be used with them. जैसे हमारी क्लास इस बात पर डिवाइड हो गई, जी मैंने अभी आपको बताया कि जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ लगने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जैसे द कमिटी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन ही है। वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। जब कहा जा रहा है इस बात पर हमारी कमेटी बट गई, तो कमेटी के बीच सामूहिक एकता नहीं रहा। जब सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते ही ये यहां पर लिखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा वर हो जाएगा। कमेटी, जूरी, क्लास, गवर्नमेंट, ये सारी प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होता है तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट रूल है कि जब पुस्तकों, समाचार पत्रों, बीमारियों, खेलकूदों, हाँ, तो आप देख रहे हैं जब पुस्तकों, समाचार पत्रों, बीमारियों, खेलकूदों व देशों का नाम प्लूरल में ही क्यों ना हो, लेकिन ये कभी प्लूरल नहीं होते, अर्थात ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वेल्स है, ब्रुसेल्स है, एथेंस है,
ये देशों के नाम हैं, आपको प्लूरल लग रहे होंगे। या समाचार पत्र में देखिए हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। बीमारियों में आप देखें तो हो जाएगा मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सब प्लूरल में दिख रही हैं। और बुक्स में आप देख सकते हैं अरेबियन नाइट्स। खेलकूदों में देख सकते हैं ड्रॉट्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स। तो पुस्तकों का नाम हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे बीमारियां हो, खेलकूद हो व देश हो, ये भले प्लूरल में दिख रहे हो लेकिन ये कभी प्लूरल नहीं होते, क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते अर्थात सिंगुलर होते हैं। अतः इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये गुलिवर्स ट्रेवल, हाँ ये गुलिवर्स ट्रेवल क्या है? ट्रेवल्स बुक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स प्लूरल लगता है। मैंने बताया बुक का नाम, देश का नाम, समाचार पत्र का नाम, खेलकूदों का नाम, देशों का नाम, ये भले ही प्लूरल लगे लेकिन ये कभी प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा और यहां पर हो जाएगा क्या? हैज हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। याद रहे, जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी केवल और केवल पास्ट में ही होगा। अब मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी ना किसी कंजक्शन से स्टार्ट होता है। जिस क्लॉज का प्रारंभ किसी ना किसी कंजक्शन से हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि किसी कंजक्शन के बाद आने वाले क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में है। ये प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। ये प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर टेंस में है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी केवल और केवल पास्ट टेंस में ही होगा, इसमें नहीं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पास्ट टेंस में है और ये क्लॉज कंजक्शन से शुरू है तो किसी भी कंजक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो मैंने बताया कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में ही प्रयोग किया जाएगा, वो किसी अन्य टेंस में नहीं हो सकता। देखिए इंद्रेश सेड ही विल लाइक टू हेल्प देम, ये फ्यूचर हो गया, ये पास्ट है प्रिंसिपल क्लॉज और ये फ्यूचर, ये हो नहीं सकता। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही करना पड़ेगा। ये फ्यूचर आ गया है तो विल को हम पास्ट बनाएंगे और विल का पास्ट हो जाता है वुड, वुड लगाने पर ये सही हो जाएगा। ये भी देखिए प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, गलत हो गया। मैंने बताया जब भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी केवल और केवल पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ हैज है, इसे पास्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर हैड करना होगा।
अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में होगा, इसके पहले आपने एग्जांपल देखा है। लेकिन जब पास्ट में होगा प्रिंसिपल क्लॉज तो एक ही विकल्प है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास कि उसे भी पास्ट टेंस में ही रखना होगा। एक नोट जानिए, एक यूनिक फैक्टर जानिए। अभी हमने जाना कि देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको पास्ट में ही करना पड़ा। लेकिन याद है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल फैक्ट है, किसी की आदत बताई गई है, तो हैबिचुअल फैक्ट में या यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस का कोई असर नहीं होता। भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा, लेकिन यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल फैक्ट है तो वो प्रेजेंट में ही रहता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट में है, और ये सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऊपर ये हैबिचुअल फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंस दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ को बताया गया है, लिखा है अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, सूर्य की चारों ओर घूमती है। और यहां की सबऑर्डिनेट क्लॉज में बताया गया है कि बेटी सुबह जल्दी उठती है, ये हैबिट है, हैबिचुअल फैक्ट है। तो याद रहे, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ होगा या हैबिचुअल फैक्ट होगा, किसी की आदत बताई गई होगी या ऐसी घटना का जिक्र होगा जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हुआ है ना होगा, तो ऐसे फैक्ट्स आने पर सबऑर्डिनेट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज पर प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। ऊपर देख रहे हैं ये पास्ट में है तो इन्हें हमें पास्ट में करना पड़ा है, लेकिन यहां भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है लेकिन यहां प्रेजेंट में है। ऐसा क्यों है? और प्रेजेंट में ही रहेगा, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट आया है। जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट का यूज करना होगा, हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में यदि हैबिचुअल फैक्ट आया है, यूनिवर्सल ट्रुथ आया है, तो इन पर प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस का कोई असर नहीं होता है। ये वीडियो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहतर विकल्प है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर इसके मैटर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।